बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी पॉलिटिकल डायरीज में आपको खुशामदीद कहता हूँ और अब मेरे साथ मौजूद है अज़हर सदीक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर आप आए दुरुस्त आए। आपकी आपकी बीट आज बहुत गर्म है। हाँ, ये तो है। काफी मिर्च मसाला है। काफ़ी मिर्च मसाला है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि मिर्च मसाला है, लेकिन इसे ये ज़रूर पता लग रहा है कि ये अदालतें, ये चुबारे, ये सड़कें, ये महलात सियासतदानों के लिए हैं और ये अदालतें जो हैं ये वकीलों के लिए तो नहीं, खैर वो तो वहाँ पे अपना केसेस लड़े होते हैं, जजेस के लिए हैं। आज ये मुझे तो यकीन हो गया है। जैसा सरीना ईसा जो उन्हें वहां पर सपोर्ट किया जा रहा था, उसे तो सर आज कुछ ऐसा ही लगा। लेकिन खैर तफसील से बात करेंगे, आपसे इस पे कमेंट भी लेंगे। आज फ्रांस से ताल्लुक तोड़ने का मतलब यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक तोड़ना है। नुकसान हमें ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा और खत्म नबूवत के मामले पर तहरीक लब्बैक से पीछे नहीं। शेर रशीद का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान भी उन्होंने दिया है और फिर एक वफ्द जो है वो साद रिजवी से उनकी जेल में मुलाकात भी हुई है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का जो है वो फैसला किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर, शहबाज शरीफ की जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक नया बेंच बन गया। रेफरी जजेस का क्या हुआ, इस पे मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो लेट्स बिगिन विद शहबाज शरीफ। क्या हुआ है? 3 नए नाम आ गए हैं और जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में रेफरी जज, ये तीनों रेफरी जज हैं कि या एक रेफरी जज होना था? ये कौम कंफ्यूज है, इस पे जरा रोशनी डाल दें। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा किया ताकि चीज क्लियर करता चलो मैं यहाँ। बुनियादी तौर पर ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है, चैप्टर 5 वॉल्यूम 5 का रूल 5 है। हम्म। इसके तहत ही अपील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अपील के अंदर, ये अपील नहीं है, पहले तो बात क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर, ये अपील नहीं है। इसके हम्म। लिए सेक्शन 376 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जाना पड़ेगा, जहां यहाँ पर एक ही जज की बात हुई है कि हम्म। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए किसी प्रोसीडिंग के दरमियान, तो एक रेफरी जज के पास भिजवाया जाता है। ये 376 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। हम्म। जो रूल 5 है ऑफ द हाई कोर्ट रूल्स ऑर्डर, यहाँ बंदे के हवाले से है मैं बात कर रहा हूँ, वो अपील की बात कर रहा है। अब यहाँ 3 जजेस यानी 2 जजेस का बेसिकली डिवीजन बेंच ने सुनना था। अब डिवीजन बेंच के 2 जजेस का आपस में इख्तलाफ था। अब इख्तलाफ को पंजाबी में कहती हैं, चले दो बंदे रुस गए ने, या 2 बंदों की लड़ाई होगी आपस में, नहीं, ये रुस गए तो हैं। तो मैं आसानी लफ्ज़ों में मतलब बताने लगा जरा। हमें तो पता लग रहा था शायद ये जजेस केसेस का फैसला करें, लेकिन पता चला यार रुस गए। चले, अच्छी बात है, रुस गए जी। चले, मैं जरा मिसाल में बात बताना चाह रहा था कि 2 बंदों के आपस में अगर डिस्प्यूट हो, तो हम्म। उसका एक की तरफ बताना है कि ये सही है या ये गलत है, ये सही है या ये सही है। तो एक जज का काम जो है ना, रेफरी जज के तौर पर, मैं पहले तारीख में तो नहीं देखा, मैंने कोशिश करता रहा मैं ढूंढने, हुदैबिया के केस की मैंने मिसाल दी, फिर वो कराची हाई कोर्ट का भी एक फैसला है, उसमें भी रेफरी जज एक ही तौर के पर आया था। अब यहाँ जो रेफरी जज है, अब रेफरी जज 3 रेफरी जज, और उसकी एक वजह जो सुनने में आ रही है हमारी वकला कम्युनिटी में भी है कि वो जो जजमेंट देख लें, जस्टिस असद जावेद गुराल साहब की जजमेंट है ना, वो रेफरेंस है एक तरह से मिसकंडक्ट के हवाले से, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला ना चला जाए कि जैसे जबरदस्ती जमानत का फैसला करवाया जा रहा है। लेकिन असद जावेद गुराल साहब का जो फैसला तफसीली लिख दिया है ना, मुश्ताक चीनी का, निसार अहमद का, और इन सब के असासों के हवाले से, और इसी केस को बेस बना के सरीना ईसा साहब भी शायद इसी पैटर्न पे लेकर चलना चाह रही हैं कि अकाउंट में पैसे आ गए हैं, फॉरेन रेमिटेंस आई है, आप पूछ नहीं सकते। पब्लिक ऑफिस होल्डर में फॉरेन रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट ही और है, फॉरेन रेमिटेंस का इशू है ही नहीं यहाँ, यहाँ आपको पैसा जस्टिफाई करना है। तो वो तो बड़ा सॉलिड ग्राउंड लिख रही है। अब कमाल की बात है, अब ये 3 जजेस बैठेंगे। अब 3 जजेस में से अगर तीनों ही मुतफक्का फैसला दे रहे हैं, यानी वो कहें कि जमानत देनी है, तो सरफराज डोगर साहब का फैसला माना जाएगा जस्टिस का। अगर कहें वो जमानत मुस्तरद करनी है, तो जस्टिस असद जावेद गुजराल साहब का फैसला माना जाएगा। वो 3 जजेस उस परले में पड़ जाएंगे, जमानत हो जाएगी। अगर मुस्तरद करने को कहेंगे,
तो ये अब इस तरफ आ जाएगा। अभी लार्जर बेंच बनाने की, फुल बेंच बनाने की समझ मेरी मन तक मुझे नहीं समझ में आई। ना कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ था। अमूमन ऐसा होता है जब सिंगल जज के पास फैसला हो ना, सिंगल जज से जब किसी बड़े जज के पास जाना हो तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाता है। स्वाबदी चीफ जस्टिस की दी हुई है कि वो बेंच बना सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कंफ्लिक्टिंग आपको जजमेंट आई होती है। आपको लगता है क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू ये काम हुआ है और देखिए मैं खामोश है चूंकि नहीं। जुडिशरी वाला मामला। आई वुड ओनली से, चले मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैं नहीं कहता कि आउट ऑफ द ब्लू हुआ है, उनको जो समझ में आया अदालतों को वो उस हिसाब से चलती हैं। अ, अब हम पाया जाता है कि फैसला कहीं शहबाज शरीफ के हक में मतलब मुखालफत में फिर आ जाएगा तो उस चीज को कहीं आई डोंट नो आप इस पे कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन तासुर तो सर यही कहीं पे है, तीन हाँ, जजेस को तासुर के इन्वॉल्व। मैं तासुर के बाद, तासुर वाला लफ्ज जो है ना वो आपने अच्छा किया इस कॉन्टेक्स्ट में किया कि वो पीएमएलएन या सोशल मीडिया वो चीजों को मैनेज इस तरह करके चल रहा है और वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस हवाले से। फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा के सामने है, जैसे बेलें अभी बहस हो रही थी उसी वक्त कुछ दो मीडिया हाउस से खबर चलवाई कि अब जमानत होगी या ना, कि जमानत तो नहीं हुई थी। अब ये वाला भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक, जब जमानत नहीं होगी तो फिर ये एक नया सवाल उठाएंगे। वो क्या, कि जस्टिस अली बाकर नजवी वही जज हैं जिन्होंने मॉडल टाउन का सुनाया था। अच्छा, जस्टिस अली बाकर नजवी पहले भी जो है ना वो नैब के केसेस इनके सुनते रहे हैं, इस खानदान के। वो डिवीजन बेंच के सरबराह रहे हैं बड़ा अरसा, बेंच तब्दील होता रहा है, वह देखते रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है, मेरिट के ऊपर बड़ा मुश्किल केस है। हार्डशिप के ऊपर वो जमानत कोई दे दें 70 साल या बाकी चीजों को सामने रखते हुए। लेकिन असल जो वजह नजर आ रही है वो नजर यही आ रही है कि किसी तरह से ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला ना कहीं चला जाए। और मिसाल के तौर पर अगर जमानत होगी तो नैब जाएगी अपील में। आपको पता है हमजा शरीफ की भी आज कैंसलेशन जो बेल है उसकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, जो जो इसके साथ शरीक मुजरिम है। और दूसरा जो है, मिसाल के तौर पर अगर जमानत नहीं मिलती तो हम शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मामला तो किसी न किसी जगह कहीं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले ना जाए। सर लाहौर कल मैदान जंग बना रहा, लोग खैर अप्रिशिएट भी करते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप हम बिला वजह तनकीद कर रहे हैं इन लोगों को जो सड़कों पर मौजूद है। हमारा तो मसला ये है ना कि सिर्फ हुकूमत को चाहिए अफ़ाम मुत्तफ़ीन के साथ इस मामले को का कोई हल निकाल ले। तो सर कैसे आप देखते हैं अब ये जो हालात पैदा हुए हैं? शेख रशीद साहब ने भी पॉलिसी बयान इस हवाले से दिया है, कौम से खिताब किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी। अ, कोई कहीं पे आइस ब्रेक आपको होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सियासी जमातें हाईजैक करना चाह रही थी। कुछ लोगों ने तो करने की कोशिश भी की है और फजल रहमान साहब की आज बल्कि अगर जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, मैंने क्लिप निकाला है फजल रहमान साहब का, जिसमें वो धरने वालों के हवाले से बात कर रहे हैं कि इनको पकड़ो, इनको निकालो, इनको ये कर दो, वो कर दो। तो खैर वो हम चलाएँगे आखिरी शो के अंदर, वो आप देख सकते हैं। तो सर ये एलिमेंट्स तो मौजूद हैं। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मौलाना फजलुर रहमान, अगर देखा जाए तौहीन रसालत के हवाले से या अगर खत्म नबूवत के हवाले से, नवाज शरीफ के दौर में जब उनको पता है कि जब वो तरमीम हुई थी हलफनामे के अंदर, तो उस वक्त तो ये बैठ बोले ही नहीं थे, इस वक्त तो बातें ही नहीं की थी। अगर मौलाना फजल में उनका किरदार देखा जाए, और उन्होंने भी जो इकट्ठे किए थे वो खत्म नबूवत के कॉन्टेक्स्ट में बंदे सारे इकट्ठे किए थे, और उनके आप जो पम्फलेट बटे, ये सारी चीजें सामने आई। यहाँ भी अगर देखा जाए, यतीम खाना से नमा कोट को 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, मुस्लिम लीग नून का हलका है। तो हुँ, बुनियादी तौर पर यही कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून या उन लोगों ने जाकर ये प्रोवोकेशन की जी। या पथराव किया, ये सारे मामले, ताकि हालात, हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी, ये आराम से अपना एहतजाज कर रहे थे। और इन्होंने तोड़ फोड़ की तरफ भी, तो वो जो हलकों या इलाकों में जगह पे लिखे थे ना इल्जाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, आगे मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनको, लेकिन दो गलतियां हुकूमत से बहुत खतरनाक गलत हुई। देखिए, जो तीसरी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि यहाँ इस सारे मसले को इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। यानी अगर गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर अगर बिगड़ा हुआ बच्चा कह दें या लाडला बच्चा कह दे, नाराज हो जाए, या अगर बाजू कट भी जाए तो बाजू को जोड़ने की कोशिश करनी है हमें। और पाकिस्तान के अंदर बरेलवी तबका फ़िक्र जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद है। आप सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हर हल्के में देख लें, 20-30 हजार के करीब तो वोट है जो वोट डालने आ जाते हैं, निकल के आ जाते हैं आगे। अगर अगर ये कोई बड़ी सियासी जमात बनी
तो वो ये तादाद तो बहुत ज्यादा आ जाएगी। वो स्टाइल वो सियासी जमात का बनाना पड़ेगा। आपके यहाँ जमात इस्लामी ऑर्गेनाइज होने के बाद यानी डॉक्टर तारुल कादरी के बाद अगर देखा जाए तो देखते ही देखते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादम हुसैन रिजवी ने और जनाजा उनका इस बात का सबूत है कि जो लोग उनके साथ बहुत हैं। अब चले यहाँ जो इशू था इंटेलिजेंट, आप बात, मैं सॉरी काट रहा हूँ, ये मैं तो इंटेलिजेंट मैं बात बताऊं, मैं बात खत्म कर रहा हूँ जरा, एक मिनट यहीं पर ही। जो बात जहां तक देखिए ना, जहां तक मसला है कि ये वाला जो मामला है ना, इंटरनेशनल मामले को उठ रहा है। मैं जो कि स्टूडेंट हूँ इस बात का, और जब मैंने फेसबुक ब्लॉक की थी तो कम्बैटिंग रिलीजन और जो यूएन कन्वेंशन और जितनी इनकी रेजोल्यूशन थी वो सारी पढ़ी हैं। हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने की बात है जो हम नहीं लगा पा रहे। और ओआईसी का किरदार या बाकी मुस्लिम ममालिक का जो किरदार है, वो आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में कोशिश की है कि वो सारी चीजों को एक्टिवेट करें। लेकिन ये चीजें आवाम को बता एंगेज करना पड़ेगा, आपको मुलाकातें करनी पड़ेगी, इन लोगों को टेबल पे लाना होगा। आप सिर्फ आखिर में एग्रीमेंट करके उनको छोड़ दें कि भाई यारो मददगार छोड़ दें, तो आपको पता है मॉब जब सड़क पर निकलता है तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ इस सारे मामले में जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट जाता है जनरल बाजवा साहब को कि उन्होंने खुद इस मामले में इंटरफेरेंस किया है। और बाकायदा अब जो आपस में सुलह सफाई की बातें चल रही हैं, अहले सुन्नत और जमात के लोग सारे निकले हैं, वो जाकर आज बाकायदा मिले हैं जेल के अंदर साथ रिजवी से भी। वो जहां तक है ना मामला, यानी आज की डेट की जो स्ट्राइक है, बाकायदा उन्होंने जो जाना था लॉन्ग मार्च के वाले से, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि 20 अप्रैल का मैं साथ दूंगा, वो सारी मेरा ख्याल है वो सारी कॉल ऑफ हो जाएंगी। और यहाँ जहां तक मसला है सफीर को वापस भेजने का, तो वो मैं सुन रहा था कि शायद हो सकता है फ्रांस अपना सफीर खुद ही बुला ले और शायद उस स्टेप पे ले जाए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, सब सफीर बुलाने वाला। आपको रवायात और ताल्लुकात भी बरकरार रखने हैं, लेकिन आपको अपनी नामूस वाला मामला भी है वो भी कायम और दायम रखना। सर ये कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि डिवीजन है ऑलरेडी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर। हम तो सियासतदानों को कहते हैं ना कि बाप के बाद बेटा आएगा, तो यहाँ पर भी ये मामला जरूर उठाया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर कि साद रिजवी को ही क्यों जानशीन मुकर्रर किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कुछ लोग सीनियर भी मौजूद थे जिन्हें मौका मिलना चाहिए था। वो ये नहीं कहते कि मौका इसलिए मिले कि सीनियर्स हैं, ऑब्वियसली उनकी कुर्बानियां हैं, आपकी स्टैंडिंग होती है जमात के अंदर, चाहे वो कैसे भी हो। तो सर बात तो किसी हद तक ठीक आपको लगती है ये, क्योंकि यही तो हमारे सिस्टम का और हमारी जमातों का मसला ही यही है। देखिए, ये तो आपका पाकिस्तान में मनहसल कौम या बाकी ओवरऑल ट्रेंड देखें, सियासी जमातों में तो यहाँ पर मरूसियत कूट कूट कर भरी हुई है इस मामले में। ये तो हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा है। और दूसरा भी देखिए ना, यहाँ असल में अहले सुन्नत वल जमात में एक जो बात सामने आती है बरेली फिक्ता नज़र में, इसमें जो पीर का एक कॉन्सेप्ट है, जो बैत का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसको सामने रख के देखा जाए, तो वो अमूमन होता यही है कि वो खानदान आलिया जो भी खानदान आ रहा है, उस खानदान के डाइसेंट्स को अगर डिसेंट्स को देखा जाए, सॉरी नीचे देखा जाए, तो उसी में ये चीज़ जाती है। वो ये तो ये फैसला ये करना चाहिए था कि ये मामला है क्या। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि इस वक्त कोई ऐसा मसला चल मेरी ज़ाती राय के मुताबिक चल नहीं रहा। अगर ऐसा चल रहा होता तो डिवीजन का मामला पहले बैठ के सेटल करना चाहिए था। साद रिजवी को गिरफ्तार करके या ये तो अब आग भड़काने की कोशिश है ना। जिस किसी ने भी मशवरा दिया है पंजाब के अंदर, वो गलत मशवरा दिया था। उनको भी गिरफ्तारी का एलिमेंट तो अभी आना नहीं चाहिए था। डेट उन्होंने 24 अप्रैल गालबन दी थी उस मुल्क की हड़ताल के कॉन्टेक्स्ट में। उससे पहले पार्लियामेंट में मामला ले जाते और पार्लियामेंट बैठ के गुफ्त-व-शीर में हल करते। ये कहीं न कहीं वज़ार हुकूमत की नालायकी है। इसलिए आपने देखा होगा कि वज़ार की बजाय यहाँ पर गवर्नर सरवर और राजा बिशारत सामने निकले हैं, जो इस मामलात को क़ाम तफहीम से सेटल कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जायदादों का भी मामला है। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके शेयर्स के हवाले से कहा है। नज़ीरें कोई हैं माजी के अंदर भी जहां पर कोई इतना ज्यादा तूफान आया हो कि किसी की जायदाद को जो है जब्त कर लिया जाए? कोई, मुझे तो खैर आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, कोई नज़ीर है, मौजूद है? अच्छा, गालिब दिल के बहलाले को ख्याल तो अच्छा है। देखिए, अमूमन ये सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई कहलाते हैं, जब एक आदमी भगौड़ा हो जाए ना। अच्छा, ये याद रखिएगा, एक एवनफील्ड के अंदर सजा हो गई, वो सस्पेंड है। उसके अंदर तो ये काम हो नहीं सकता। उसकी प्रोसीडिंग, अपील की प्रोसीडिंग के दरमियान उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह दिया है,
वो हाई कोर्ट ही कर सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकती है। दूसरा अल अजीजिया है। अल अजीजिया में मेडिकल ग्राउंड का 8 हफ्ते की जमानत का बहाना बना के वहां भी भागे हैं और उसमें भी वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन रही है, ये बुनियादी तौर पर रेफरेंस है 2020 का तोशाखाना का, जो हम्म। वो वहां से चोफे वगैरह मिलके समझ के लूट का माल है लेकर उड़ जाना। अब उसमें ये 87-88 की कार्रवाई है, शेयर्स की पोजीशन है, प्रॉपर्टीज की पोजीशन है, वो सारी दी हुई है। 87-88 यानी ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, उसको ऑक्शन का प्रोसेस हमने 87-88 की कार्रवाई में, मेरा ख्याल है कोई इक्का दुक्का केस ही ऐसा होगा। और सियासतदानों के केस में तो मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है। ये अंगेज करने के लिए, कौम को बताने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं समझता ये कोई हौसला अफजा इस हवाले से। बस ठीक है, कार्रवाई चाली, असल में कोशिश ये कर रहे हैं किस तरह से वो हेयरिंग जो है ना, जो अपील की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो अल्लाह करे कि वो अपील मेरिट पे डिसाइड हो, ताकि काम खत्म हो। जो ये इंप्रेशन आ रहा है कि रिकवरियां नहीं हो रही, वो हाई कोर्ट से भी डिसाइड हो, आगे सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड हो, ताकि वंस फॉर ऑल चैप्टर क्लोज हो और रिकवरी का प्रोसेस आगे चले। हाँ, हाँ, पता नहीं जी रिकवरियाँ होनी कि नहीं होनी, हमारी रिकवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। अवाम की रिकवरी जो है वो शुरू हो जानी है। मुझे ये बता दीजिएगा अज़हर साहब, ये भी एक आज की जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा वाला मामला है, केस है। हाँ, 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 मुझे तो ख़ैर बात करनी चाहिए हमें, शुरू करें इसके ऊपर कि रहने दें ये, क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का पहले ही आप केस करें है। बात, तो सर आप क्या करें हुआ? बात एक। कि क्या हुआ है वहाँ पे? मतलब वो ये कहते हैं वो उनकी उनकी सुई अड़ी हुई है शहज़ाद अकबर के हवाले से, उनकी सुई अड़ी हुई है इमरान खान के हवाले से कि जी उनके बच्चों ने भी इतनी दी है, उनकी कफ़ालत नहीं करते, मैं भी इनकी कफ़ालत में नहीं हूँ, वग़ैरह-वग़ैरह। आपसे कह रहे हैं खुदा के लिए मनी ट्रेल दे दें और कहानी ख़त्म करें। इतनी लंबी बहस, मुबाहिसा सर क्यों किया जा रहा है? अदालत का वक़्त ज़ाया हो रहा है। जजेस भी एन्जॉय कर रहे होंगे। सर कितने जज माशाल्लाह हमारी आला अदलिया के बैठते हैं केस सुनने के लिए सर? 10 जजेस बैठते हैं और इम्प्रेशन एक ऐसा जा रहा है कि इनको प्रिविलेज, इनको यानी इनको हेयरिंग के हवाले से ना जितनी लिवरेज दी जा रही है। आज वहाँ सुहेल खान सीनियर रिपोर्टर हैं न्यूज़ सर के। हमारा एक केस सुनने के लिए जज नहीं बैठ रहा। यहाँ पे 10-10 जज बैठ रहे हैं और फैसला जो हो रहा है। अच्छा चले। देखें, ये बुनियादी तौर पर ये कौन 10 जज एंगेज हुए हैं और नज़रसानी की दरखास्त में री हियरिंग का कॉन्सेप्ट बाकायदा उनको, और वो जो एफबीआर की रिपोर्ट आ गई है, वो मामला जाके देखना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। नज़रसानी करने का क्या है, जजमेंट इंप्लीमेंट हो चुकी है, उस पे अभी बहस हो नहीं रही। यानी यहाँ तो आना है कि नज़रसानी करना क्या है, उस नज़रसानी के ऊपर। दूसरी जहाँ तक बात है, ये वाला केस भी उसी तरह पब्लिक और शहबाज शरीफ वाला मामला ही है कि वो टीटी से जो पैसे आए हैं, वो जो टीटी से पैसा आया, आप उसके इनकम टैक्स में पूछ नहीं सकते। ये सवाल इनकम टैक्स का नहीं है। हमने बड़ा क्लियर किया था। हमने कहा था कि मिसाल के तौर पर राणा सनाउल्लाह के हवाले से वो ड्रग का पैसा है, इनके हवाले से ब्लैक मनी का पैसा है, शहबाज शरीफ के हवाले से। तो असद जावेद गुरवाल ने बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया हुआ जज साहब ने, जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा वो इनकम टैक्स के हवाले से है, वो तो 5-6 साल बाद आप पीछे जा नहीं सकते हैं। और ये जो नया लॉ है, ये 85 से लेकर आ रहा है। तो यहाँ अगर वो आप स्पाउस के कॉन्टेक्स्ट में आप मिसाल के तौर पर अगर ट्रेल था, तो आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी जायदादें। आपके सॉरी, आपके रिटर्न है, फाइल रिटर्नों में तो गालबन वो दिया नहीं। 2014 के हवाले से सवाल भी पूछा गया कि आपने डिक्लेयर की, वो बात गोल कर ली गई और नहीं बताया गया। ट्रेल देना था, ट्रेल ही दे सके, ये बताया कि फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट में से पैसे भिजवाएं। फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट में आप जो मर्जी इकट्ठा कर लें, जहां से मर्जी, या तो आप वाइड पैसा हो ना आपका, आपने पैसा, वो अब कहा जा रहा है ना कि मेरी आमदन थी वहां से, मिसाल के तौर पर स्कूल से, तो वो डिक्लेयर की होगी, उस डिक्लेयर से आपने फॉरेन रेमिटेंस खरीद लिया होगा, फिर तो बात ठीक है। आपकी जायदाद को बेची थी, वो जायदाद आपने डिक्लेयर की हो, जायदाद की सेल प्राइस डिक्लेयर की हो, फिर तो बात ठीक है। अब यहाँ एक इंप्रेशन ऐसा आ रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई लिवरेज दिया जा रहा है, और ये नजरसानी में एक सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर है, क्या यही एक आम आदमी को नजरसानी में इतना वक्त दिया जाता है? तो ये एक सवाल जो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ रहा है, अभी तक मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन बुनियादी तौर पर यही रहा है कि वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब यही चाहते हैं कि ये मामला यही खत्म हो जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आज कहा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आप सामना नहीं करना चाहते हैं। ये मामला जाए फैक्ट्स पे जाकर वहाँ डिसाइड करें, वहाँ मनी ट्रेल दे, वहाँ इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो। अब रिव्यू में फैक्चुअल को भी आप देख सकते हैं, मैं नहीं समझता कि आप देख सकते हैं। ये चल रहा है 12 केस, अब क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सदीक साहब आपके वक़्त का। व्यूअर्स ये हमारा पॉलिटिकल डायरीज़ था। आहिस्ता-आहिस्ता हम रिदम में आ रहे हैं।
अभी तो सदीक साहब भी बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता बिकॉज़ अपनी सेहत के हवाले से। बहुत जल्दी फ़ॉर्म में होंगे और इंशाल्लाह बड़े-बड़े स्कैंडल से पर्दे उठाएँगे और आपके सामने बेहतरीन तज्ज़िये भी पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।